स्वागत है दोस्तों, कल फिर से आप सभी का बॉय इनकार्नेट टू डीमन वर्ल्ड के न्यू एपिसोड दैट इज 49 में। एंड दोस्तों ट्रस्ट में आज के एपिसोड काफ़ी ज़्यादा कमाल के होने वाले हैं, क्योंकि आज के एपिसोड में खुद घोस्टिंग जो है वो खुद बैटल में उतरने वाले हैं। तो ट्रस्ट में बहुत मज़ा आएगा। एंड हाँ दोस्तों, आप लोग जो न्यू ऑडियंस हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड ऐसे अपना पेरेंट सपोर्ट बनाए रखिए। एक और जरूरी बात दोस्तों, आप लोग एनीमे के अलावा अपनी लाइफ में क्या क्या देखते हैं, जैसे मूवीज, वेब सीरीज या किस टाइप के एनीमे देखना पसंद करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आगे आप लोग के लिए कुछ अलग चीज़ें भी ला सकूं। तो जैसा कि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेन फैन एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जानवू तोप यानी कछुआ जैसा दिखने वाला तोप बनाया था, जिसकी ताकत अब तक की बनाई गई सभी कैनन में सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। अब आगे थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। चेन फैन जियांगवे डिफेंस लाइन पर लौट आया था। शहर की दीवार पर खड़े होकर अपने हाथों में हेवनली द स्टोन को देख रहा था। यह फैनियो का आखिरी हेवनली द स्टोन था। फिर पलक झपकते ही उसने उसे जोर से सामने की दीवार पर पटक दिया। फिर उसके सामने एक पैनल दिखा। तुमने शहर की दीवार पर हेवनली द स्टोन का इस्तेमाल किया है, जिससे 3 हेवनली ब्लेसिंग इफेक्ट मिले हैं। कृपया इनमें से एक चुनें। एक बिल्डिंग में सिर्फ एक हेवनली इफेक्ट हो सकते हैं। पहला हेवनली ब्लेसिंग इफेक्ट, जो कभी न टूटने वाला हो, जिससे दीवार का डिफेंस हल्का बढ़ जाता है। दूसरा हेवनली ब्लेसिंग इफेक्ट, हर अपग्रेड पाथ के इफेक्ट को थोड़ा बढ़ाना। तीसरा हेवनली ब्लेसिंग इफेक्ट, आयरन वॉल, दीवार 50% रेंज में आने वाले हमलों से इम्यून रहेगी। और इम्यून से मतलब है दोस्तों, उसको कोई भी यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद चेन फैन ने दूसरा हेवनली ब्लेसिंग इफेक्ट चुना। इसे पिछले वाले के साथ मिलाने से घोस्ट के पैटर्न का असर और बढ़ जाएगा। यह सब करने के बाद वह मुड़ा और ग्वांडोंग प्लेन को देखा। 7वीं डिफेंस लाइन 97 किलोमीटर लंबी है। एक लंबी दूरी, अगर 97 किलोमीटर लंबी पत्थर वाली डिफेंस लाइन शुरू से बनानी है तो घोस्ट स्टोन अभी के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन 6 महीने का समय और देने पर इस काम के लिए हमारे पास इनफ घोस्ट स्टोन होना चाहिए। वेस्टर्न वाइल्डनेस आइलैंड में 3 गैप तभी भरे जा सकते हैं। शहर की दीवार पर उसने एक सवाल पूछा, अगर इस साल बारिश का मौसम सुरक्षित रूप से बीत जाता है, तब अगले साल फैनियो ऑफिशियली टेबल ले सकता है और ऑफिशियली घोस्ट क्लैन के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा ले सकता है। चेन फैन जो डिफेंस लाइन पर खड़े होकर समुद्र की ओर देख रहा था, उसने अपनी बाहों में कम्युनिकेशन तावीज के जरिए जियो क्यू की आवाज़ सुनी। मास्टर यू, एल्डर वांग को ऑफिस संभालने की तैयारी के लिए फैनियो की येलो स्प्रिंग पास डिफेंस लाइन पर जाने का ऑर्डर मिला है। ठीक है, चेन फैन ने जवाब दिया, यह दिखाते हुए कि वह सब समझ गया। बातचीत करने के बाद एल्डर वांग को फैनियो की येलो स्प्रिंग पास डिफेंस लाइन का इंचार्ज बनाया गया, क्योंकि उन्होंने ही वांगकुई को 13 साल तक वांग परिवार का हेड बनाया था। इस व्यक्ति को वांगकुई ने ही रिकमेंड किया था। इस व्यक्ति में अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स है। चलो इसे डिफेंस लाइन में ट्रेनिंग देने के लिए भेजते हैं और देखते हैं कि वह वहाँ पे क्या क्या कंट्रोल कर सकता है। वांगकोन को डिफेंस लाइन के इंचार्ज झांग क्यूबा को अभी भी कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है। कम से कम उन्हें फैनियो की सिचुएशन की कुछ समझ तो होनी ही चाहिए। अपने हाथ के एक इशारे से चेन फैन ने 170 किलोमीटर लंबी जियांगवे डिफेंस लाइन के साथ 5 और जॉनवू तोपें बना दी। आसमान से बारिश की बूंदें गिरी। नए साल का बारिश का मौसम अब आ गया था। इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट के बीचों बीच इटर्नल नाइट पैलेस के एक शहर में। ठीक है, अब जाने का समय हो गया है। नशे में धुत बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा धुएं वाली चाय से भरा था, अचानक खड़ा हुआ और क्यूईसी को देखते हुए झूमने लगा। ठीक है, जाने का समय हो गया। क्यूईसी ने रोका, लेकिन बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाकर उसकी बातों को टाल दिया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद क्यूईसी की आंखें उसके घर में खुली। उसका माइंड एकदम फ्रेश लग रहा था और अपने हाथ में लिए चीज को देख रहा था। उसी वक्त त्यानी उसके पीछे से निकला। मास्टर क्यूईसी ने थोड़ा सिर हिलाया। शायद उसे पता था कि त्यानी क्या सोच रहा है, और उसने अपनी तलवार हिलाई। यह आदमी हमें अपना स्टैंड बताने आया है। यह बताने आया है कि वह गद्दार है, लेकिन साथ ही वह भरोसामंद भी है, क्योंकि अगर हम उस पर भरोसा नहीं करते तो जानकारी उस तक समय पर नहीं पहुंच पाती, जिससे फ्रंट लाइन पर हालत पर असर पड़ता। तब पूरे कॉन्टिनेंट का सच में कोई भविष्य नहीं होता। फिर वह मुस्कुराया और त्यानी की तरफ एक टोकन फेंका। यह इटर्नल नाइट पैलेस के वेस्टर्न एक्शन टीम के डिप्टी लीडर का आइडेंटिटी टोकन है। इसे अपने पास रखो। वहीं दूसरी तरफ चेन फैन बिना नाम वाले पहाड़ के पीछे थे। अपनी आत्मा की गहराई में इटर्नल नाइट स्पिरिट मास्टर पैनल पर मैक्स लेवल बिल्डिंग की संख्या देख रहा था। फानियो के पास अब 19 मैक्स लेवल बिल्डिंग थी। उसने अपने हाथ में व्हाइट ग्रेड बिल्डिंग ब्लूप्रिंट देखा। अगर वह इस बिल्डिंग को मैक्स लेवल पर अपग्रेड करता है तो फानियो के पास 20 मैक्स लेवल बिल्डिंग होगी और वह रिवार्ड फिर से पा सकता था। ट्रेजर का नाम ब्रिक किलन, खजाने का ग्रेड व्हाइट। क्राफ्टिंग की जरूरत है। एक व्हाइट ग्रेड बिल्डिंग के लिए असल में एक बड़े भूत की जरूरत होती है। अगले ही पल उसके सामने एक पैनल पॉपअप हुआ। ब्रिक किलन लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया है। इस बिल्डिंग का कोई अपग्रेड पाथ नहीं है, बस हर अपग्रेड से और ज्यादा पक्की ईंटें बनेगी। जल्द ही जैसे अनगिनत लाइनों से बना ईंट का भट्टा धीरे धीरे बना और तेजी से जम गया। एक बहुत बड़ा ईंट का भट्टा उस गुमनाम पहाड़ी के पीछे हॉन्टेड हाउस प्रोसेसिंग बेस के बगल में था। इस ईंट के भट्टे को एक बार मैक्सिमम लेवल तक अपग्रेड करने के बाद उसने ईंट के भट्टे के पैनल को देखा और मुस्कुराया। ईंट का भट्टा,
जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह एक ऐसी बिल्डिंग है जो ईंट बना सकती है। और उसे आखिरकार समझ आया कि इस बिल्डिंग पर बड़े भूत वाली रोक क्यों थी, क्योंकि ईंट के भट्टे से बने असली ईंटों में लेवल 1 शहर की दीवार जितनी डिफेंसिव ताकत होती है, जो सच में थोड़ी अजीब है, जो व्हाइट ग्रेड बिल्डिंग के असर से बहुत ज्यादा है। यह असर बुरा नहीं है। चेन फैन ने ब्रीडिंग की जरूरत पूरी कर ली। मैक्सिमम लेवल तक अपग्रेड करने के बाद उसके सामने एक पैनल दिखा। 20 बिल्डिंग मैक्सिमम लेवल तक रोशन हो गई है और एक ब्लू ग्रेड रिसोर्स बैग मिला है। 50 बिल्डिंग को मैक्सिमम लेवल तक रोशन करने पर इससे ज्यादा कीमती इनाम मिलेगा। अभी भी सिर्फ ब्लू ग्रेड रिसोर्स। चेन फैन थोड़ा सा निराश हुआ। उसे लगा कि कम से कम इस बार हायर ग्रेड का तो होगा। जो उसे पहले मिला था उसकी तुलना में दूसरे लकी बैग से अलग। यह एक ब्लू ग्रेड रिसोर्स लकी बैग था, क्योंकि इसे खोलने पर 2 बिलियन घोस्ट स्टोन मिलने का 9.5% चांस था और 3 बिलियन घोस्ट स्टोन और एक ब्लू ग्रेड रिसोर्स बैग मिलने का 0.5% चांस था। ये अनगिनत घोस्ट स्टोन अचानक हवा में दिखाई दिए, जैसे कोई उल्का पिंड हवा में लटका हो, फिर जमीन पर बरस पड़े। चेन फैन वहीं खड़ा था, अपने बैग से निकाले गए लकी बैग को देख रहा था और थोड़ा हैरान था। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसे 0.5% चांस भी बड़ी आसानी से मिल गया था। फिर आसमान से लाखों हाई ग्रेड घोस्ट स्टोन बरसने लगे, जो 3 बिलियन घोस्ट स्टोन के बराबर थे और एक लकी रिसोर्स बैग भी मिला था। चलो फिर से कोशिश करते हैं। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए लकी रिसोर्स बैग को फिर से खोला। तुरंत हवा में लाखों और हाई ग्रेड घोस्ट स्टोन दिखाई दिए। अरे यार, चेन फैन को साफ लगा कि यह सिर्फ किस्मत नहीं थी, यह इस लकी बैग का कमाल था। लेकिन उसे दिखे बिना उसके चारों ओर का सुनहरा ऑरा हर लकी बैग खोलने के साथ कम होता जा रहा था। दरअसल यह सुनहरा ऑरा पिछले साल की हेवनली ब्लेसिंग से चेन फैन के सिर के ऊपर एमरल्ड रेन ड्रॉप के साथ मिला हुआ वही सुनहरा ऑरा था। फिर चेन फैन बिना किसी भाव के अपने हाथ में लकी रिसोर्स बैग को देख रहा था। उसने इसे दोबारा खोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने मोटे तौर पर अंदाजा लगाया था कि दरअसल हो क्या रहा था। अगर वह गलत नहीं था तो यह पिछले साल के एमरल्ड रेन का होना चाहिए। उसने उस समय सोचा था कि उसका एमरल्ड रेन इतना बड़ा क्यों है, लेकिन इसका असर दूसरों से अलग नहीं लग रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि उसका एक एक्स्ट्रा लक बूस्टिंग असर भी था। हालांकि वह घोस्ट स्टोन पर इतनी मेहनत से जमा किए हुए सारा लक बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह पहले से ही काफी था। उसे 9 अरब घोस्ट स्टोन मुफ्त में दिए गए थे, जिससे फैनियो के घोस्ट स्टोन का रिजर्व नंबर तुरंत 16.2 अरब हो गया, जो अब उसके लिए 7वीं डिफेंस लाइन बनाने के लिए काफी था। बस फिलहाल मंकी हेड फ्रूट की कमी थी। इसके तुरंत बाद फैनियो के हेवनली ग्रैंडी पेविलियन के सदस्य नेमलेस मॉडर्न के पीछे पहुंचे और जमीन पर बिखरे घोस्ट स्टोन को वेयर हाउस में ले जाने लगे। इसके बाद चेन फैन ने फिर 3 और मैक्स लेवल ईंट भट्टे बनाए। अगले दिन फैन सिटी में एक बहुत बड़ा राक्षस बड़ी बड़ी ईंटें उठा रहा था। उन्हें एक एक करके जमीन पर बने ब्लूप्रिंट के हिसाब से रख रहा था और दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था। 18वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद छत को सील कर दिया जाएगा। वहां कोई एक तरफ खड़े होकर उस ऊंची बिल्डिंग को देखा और हैरानी से बोला, मैंने पहले कभी इतनी ऊंची बिल्डिंग के बारे में नहीं सुना था और ना ही कभी देखा था। क्या वहां उसे हवा उड़ाकर नहीं ले जाएगी? अरे बिल्कुल भी नहीं, चेन फैन ने बोला। दरअसल अब इस नई ईंट में ऐसी खासियत है कि तेज हवा और भूकंप भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। फिर चेन फैन अचानक अपने पास खड़े वांगकुई की तरफ मुड़ा और पूछा, आजकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा चल रहा है? लगभग 6 महीने पहले फैनियो ने एक प्राइवेट स्कूल खोला था, खास तौर पर मैनेजमेंट स्टाफ की ट्रेनिंग देने के लिए। खास तौर पर कुछ सीनियर फैनियो मेंबर्स को ट्रेनिंग के लिए चुना गया था। समय बीतता गया और 15 दिन ऐसे ही बीत गया जैसे किसी ने ध्यान ही न दिया हो। अब तक बारिश के मौसम के 15 दिन बीत चुके थे। इटर्नल लाइट पैलेस से मिली खबरों से पता चला कि कोई भी फ्रंटलाइन शहर फिलहाल नहीं गिरा था और इन 15 दिनों में फैन सिटी पूरी तरह से बदल गई थी। दरअसल फैन सिटी को फिर से बनाया गया था। अब इलाका पहले से ज्यादा बड़ा हो गया था। फैन चेंग के हर कोने में अलग अलग ऊंचाई की ऊंची इमारतें थी, जिससे यह शहर दूसरों से बिल्कुल अलग और अनोखा दिखता था। इस बीच दूर एक अनजान महल में घोस्ट किंग गद्दी पर बैठा था। घोस्ट क्लैन के हाई कमांड ने एक ऑर्डर जारी किया था, कुछ समय के लिए फ्रंट लाइन पर हमला छोड़ दो, अस्थिर तत्वों को हर कीमत पर खत्म कर दो और फिर अगले साल एक आम हमला शुरू करने से पहले 1 साल आराम करो। ये अस्थिर तत्व बहुत तेजी से बढ़ गए थे और इस बार फैनियो को खत्म करने का काम उस पर आ गया था। काफी देर बाद गद्दी पर बैठे घोस्ट किंग ने गहरी सांस ली, जिससे ऑर्डर जारी करने में देरी हुई। दरअसल वह एक बेहतर योजना का इंतजार कर रहा था। अगर पूरी सेना वेस्ट वाइल्डरनेस आइलैंड पर हमला करती तो वहां पहुंचने तक बहुत ही कम सैनिक बचते। ज्यादातर सैनिक बीच में ही मारे जाते, क्योंकि वह सच में आसमानी बिजली के नीचे बेवजह नहीं मरना चाहता था। तभी नीचे खड़ा एक भूत बोला, महाराज क्यों न चैन फैन को फ्रंट लाइन पर लाने की कोशिश की जाए और फिर उसे उसी तरह मार दिया जाए जैसे हमने नंबर 1 फ्रंट लाइन के कमांडर को मारा था। यह काम उसे चुपके से वेस्ट वाइल्डरनेस आइलैंड ले जाने से ज्यादा आसान होगा। वही घोस्ट किंग मेन हॉल में बैठकर इस चीज पर राय विचार कर रहा था। फिर बोला, यह सच में एक कमाल का प्लान है। खैर अगर किसी तरीके से चेन फैन को मारा जा सकता है तो फिर मेरे लिए तरीका मायने नहीं रखता, ज्यादा जरूरी उसकी मौत है। उसने सुना था कि चेन फैन को आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट से बहुत लगाव है। अचानक उसकी हंसी हॉल में गूंज उठी। उसने हुक्म दिया कि वेयर हाउस से एक नीला
आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट निकालकर एक बड़े घोस्ट के मुंह में रख दो। फिर उस बड़े घोस्ट को अपने सैनिकों को फ्रंट लाइन पर ले जाकर ब्लूप्रिंट उन्हें देने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उसने काफी संख्या में ब्लूप्रिंट भी जमा कर रखे थे। ये ब्लूप्रिंट उनकी घोस्ट नेस्ट के लिए बेकार थे, लेकिन इंसानों के लिए ब्लूप्रिंट बहुत काम के थे। घोस्ट किंग ऐसे ब्लूप्रिंट खजाने का उपयोग इंसानों को फंसाने के लिए करता था, इसलिए वे उन्हें इकट्ठा कर लेते थे। वहीं दूसरी तरफ सुबह हो गई थी, तभी चेन वैन के पॉकेट में रखा मदर चाइल्ड स्टोन यानी कम्युनिकेशन स्टोन से क्यों लाओ की भारी आवाज आई। जेल मास्टर चेन, कल रात इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट पर कई सेकेंडरी डिफेंस लाइन टूट गई। घोस्ट नेस्ट ने भारी नुकसान किया। बड़ी संख्या में घोस्ट नेस्ट ने हमला किया और कई सीड फोर्स को सिस्टमेटिक तरीके से खत्म कर दिया। इन फोर्स में फैनियो की तरह ही बहुत ही ज्यादा आगे जाने का पोटेंशियल था। हमने घोस्ट नेस्ट के कई ग्रुप को रोका और कुछ पार्चमेंट जब्त किए। पार्चमेंट पर उनके अटैक टारगेट मार्क किए गए थे और उसने कहा, जियांगवे के चेन फैन, आप भी ज्यादा सावधान रहना। और फिर कम्युनिकेशन खत्म हो गया। चेन फैन जो अभी अभी उठा था, यह मैसेज मिलने के बाद चेन फैन चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। अरे, उसने सोचा उसने कुछ नहीं किया, उसने बस कुछ अनाज और कुछ मूर्तियां दी थी। उसे बंधे जाने से डर क्यों लग रहा है? क्या घोस्टलैंड उससे इतनी ज्यादा नफरत करता है? उसने जल्दी से कम्युनिकेशन तावीज निकाला और आइलैंड के सारे पके हुए मंकी हेड फ्रूट वापस ले आने का ऑर्डर दिया। वांग कुई, चलो देखते हैं कि हम 8,70,000 मंकी हेड फ्रूट इकट्ठा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। वेस्टर्न वाइल्डनेस आइलैंड पर 7वीं डिफेंस लाइन में अभी भी एक गैप है, जिसे बंद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर सब कुछ फेल हो जाता है तो हमें इस गैप को बंद करने के लिए सबसे पहले लेवल 9 की डिफेंस लाइन बनानी होगी। वहीं दूसरी तरफ इटर्नल लाइट के वेस्टर्न जॉनवुड नंबर 1 फ्रंट लाइन सी एरिया में एक महल के अंदर घोस्ट किंग गुस्से में टेबल पर एक कप पटक रहा था और बोल रहा था, बेकार है, बेकार है, क्योंकि उसने जो आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट भेजा था वह फ्रंट लाइन तक सक्सेसफुली पहुंचा दिए गए थे। लेकिन उसके अंदर के सोर्स के मुताबिक फ्रंट लाइन ने चेन फैन को यह खबर नहीं बताई थी। इसके बजाय उन्होंने इसे टॉप फ्रंट लाइन आर्किटेक्ट से कंसल्ट करने के लिए रख लिया। उसका प्लान तो इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके चेन फैन को फ्रंट लाइन की तरफ लुभाना था, ताकि उसका प्लान और भी ज्यादा आसान हो जाए। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि फ्रंट लाइन चेन फैन को इस ब्लूप्रिंट के बारे में बताएगी ही नहीं। क्या चेन फैन एक टॉप आर्किटेक्ट नहीं था? अगर तुम्हारे पास कोई ब्लूप्रिंट है तो तुम चेन फैन के पास क्यों नहीं जाते? आखिर तुम्हें यह खुद ही क्यों पता लगाना है? फिर नीचे घुटनों के बल बैठा छोटा शैतान कांपते हुए बोला, एक बार फिर से क्यों न भेजा जाए महाराज। फिलहाल घोस्ट किंग बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि इस बार वह न सिर्फ चेन फैन को लुभाने में नाकाम रहा, बल्कि उसने एक ब्लू ग्रेड ब्लूप्रिंट भी बेकार में खो दिया था। हालांकि उसने जल्दी एक गहरी सांस ली, खुद को संभालते हुए बोला, जितना हो सके शांत हो जाओ। ब्लू ग्रेड ब्लूप्रिंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम जल्दी समझ सको, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। मुझे चेन फैन को फ्रंट लाइन पर लुभाने का कोई नया तरीका सोचने दो, मुझे सोचने दो। क्या उसके परिवार को किडनैप कर ले? वांग चेन फैन का तो परिवार ही नहीं है। क्या उसकी पत्नी को किडनैप कर ले? अरे, उसकी तो कोई पत्नी भी नहीं है। क्या उसके बच्चे को किडनैप कर ले? अरे, जब शादी ही नहीं तो उसका बच्चा कहाँ से होगा? धत तेरी के। लेकिन उसके सबऑर्डिनेट का क्या? उसके मुख्य सबऑर्डिनेट सभी जियांगवेई में है। फिर घोस्ट एम्पायर अचानक चुप हो गया। उसने सोचा, आखिर वह और क्या किडनैप कर सकता है? कुछ भी नहीं। उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे वो किडनैप कर सकता था। अब उसे ऐसा लगता है कि सीधा हमला ही करना एकमात्र ऑप्शन है। भूत सम्राट हॉल में चुपचाप बैठा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। इस समय इंसानी संस्कृति से सीखा अकेलापन उसके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन जैसे ही वह गहरी सोच में डूबा था, अचानक उसकी बाहों में घोस्ट वैली से एक आवाज आई, पनाह की जगह टूटने के कगार पर है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यह सुनकर भूत सम्राट काफी देर तक चुप रहा। उसका चेहरा काफी ज्यादा गंभीर था। अभी भी लड़ाई के हालात सबको साफ है। अगर यह लड़ाई लंबा चला तो इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट धीरे धीरे घोस्ट क्लैन से कमजोर हो जाएगा। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि घोस्ट क्लैन भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। उनका रहने का ठिकाना खत्म होने के कगार पर है। अब उन्हें नया घर ढूंढना होगा। थोड़ी देर बाद घोस्ट किंग मेन हॉल से बाहर निकलते हुए दहाड़ा। अंधेरे से अनगिनत भूत ने जवाब दिया। इसके तुरंत बाद इस समुद्र में बड़ी संख्या में भूतों के झुंड इकट्ठा होने लगे। वह अपनी जगह पर डटे रहे और बॉर्डर पार करने की तैयारी कर रहे थे। दूर समुद्र के तल से भूतों की एक लगातार लाइन निकली, जो इटर्नल नाइट वेस्टर्न जॉनवुड नंबर 1 फ्रंट लाइन की ओर अपना हमला जारी रखे हुए थी। इस बीच ग्वांगडोंग प्लेन में नंबर 7 डिफेंस लाइन पर बड़ी मात्रा में सप्लाई पहुंचाई जा रही थी। चूंकि लेवल 10 डिफेंस लाइन अभी नहीं बनाई जा सकती थी, इसलिए पहले लेवल 9 का डिफेंस लाइन बनाई जाएगी। चेन फैन गाड़ी में बैठा था और उसने जो जानकारी इकट्ठा की थी उसे देख रहा था। पिछली रात इटर्नल नाइट पैलेस के अलग अलग फ्रंट लाइन पर लगभग सभी घोस्ट नेस्ट सेकेंडरी डिफेंस लाइन तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, जिसकी वजह से कुछ पोटेंशियल फोर्स और लोगों का सफाया हो गया। इसकी कीमत वाकई काफी थी, लेकिन अगर वह घोस्ट लैंड का असली शासक होता तो क्या वह यह ऑर्डर देता? कीमत और इनाम कुछ सही नहीं लग रहे थे। एक पोटेंशियली पावरफुल फोर्स को भी डेवलप होने में समय लगता है, यह थोड़ी जल्दबाजी लगती है। फिर एक पल बाद चेन फैन 7वीं डिफेंस लाइन पर पहुंचा। मास्टर चेन,
7 एल्डर्स यहाँ काफी समय से उनका इंतजार कर रहे थे। क्या इस स्केल का यह घोस्ट नेस्ट सच में ग्वांगडोंग प्लेन में आएगा? फिर चेन फैन ने सिर हिलाया, पूरी तैयारी करो, समय हमारे पास बहुत कम है और काम बहुत ही ज्यादा है। सच्चाई यह है कि कोई भी नहीं जानता कि आज रात घोस्ट नेस्ट आएगा या नहीं आएगा। 97 किलोमीटर के 7वीं डिफेंस लाइन एरिया को हमें जल्द से जल्द बनाने की जरूरत है। समय बीतता गया और रात गहरी होती गई। फैनियो के चेन फैन अभी भी इस लेवल 9 के डिफेंस लाइन में बिजी थे। यह लगभग पूरा हो चुका था, बस कुछ छोटी मोटी बातें और जोड़नी थी। मैं इस डिफेंस लाइन का नाम फानियो प्रिजन की 7वीं डिफेंस लाइन रखूंगा। यह 7वीं डिफेंस लाइन की मर्जी से चलेगी। चेन फैन ने 7 एल्डर्स को फैनियो प्रिजन के पहचान बताने वाला एक टोकन दिया और धीरे से कहा, आप अभी भी इस डिफेंस लाइन के इंचार्ज है। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि इस डिफेंस लाइन को संभालो। यह डिफेंस लाइन टूटना नहीं चाहिए। मेरी माँ बेशक यह तुम हो, 7वें एल्डर ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर चेन फैन हंसा। तुम ही फैन प्रिजन में वो इंसान हो जो ग्वांगडोंग प्लेन को सबसे अच्छे से जानता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यह जगह तुम्हें सौंपना सबसे सही रहेगा। बेशक आखिर यह लेवल 9 की डिफेंस लाइन है। हो सकता है मैं इसे अकेले ना संभाल पाऊँ। मैं तुम्हें 2 डिप्टी दे दूंगा। वे दोनों नए हैं, बस अभी अभी ट्रेंड हुए हैं। तुम्हें उन्हें गाइड करना चाहिए। उसने एक तरफ हाथ हिलाया और भीड़ से 2 काफी जवान आदमी निकलकर उनके तरफ आए। उनका चेहरा काफी गंभीर था। चेन सिंह दाओ, नमस्ते प्रिजन मास्टर। वे दोनों मॉर्टल प्रिजन हाल ही में ग्रेजुएट हुए थे। फिर उसने कहा, नमस्ते 7 एल्डर्स। यह देखकर 7 एल्डर्स ने राहत की सांस ली। तसल्ली पाकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और चेन फैन की तरफ देखते हुए गंभीरता से वादा किया, जब तक मैं यहाँ हूँ मॉर्टल प्रिजन की 7वीं डिफेंस लाइन नहीं गिरेगी। चेन फैन ने कहा, तो ठीक है, यह अब आपकी जिम्मेदारी है। देर रात इटर्नल नाइट के पश्चिमी हिस्से में जॉनवू नंबर 1 की फ्रंट लाइन पर बड़ी संख्या में घोस्ट नेस्ट इकट्ठा हुए। एक तय संख्या में इकट्ठे होने के बाद घोस्ट नेस्ट के अंदर एक गहरी भारी आवाज आई, उत्तर की ओर आगे बढ़ो। बेचैन घोस्ट नेस्ट कमांड सुनकर समुद्र में एक साथ उत्तर की ओर बढ़ने लगे। इस बार घोस्ट नेस्ट पहले से कई गुना बड़े थे और ज्यादा संख्या में थी। पूरी सेना को इकट्ठा किया गया था। फ्रंट लाइन पर सभी भूतों के घोंसले का एक ही मकसद था, मॉर्टल प्रिजन को खत्म करना। अगले ही पल भूतों के घोंसले के ऊपर अचानक अनगिनत बिजली चमकी और उन्हें पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया। इस चक्कर में अनगिनत भूत फिर से मारे गए। हालांकि बहुत सारे भूतों के झुंड फिर से उस इलाके को पार करके क्यूमिंग बेसिन के सामने वाले समुद्री इलाके तक पहुंचने में कामयाब रहे। हवा में मंडराते हुए भूत राजा को यह सब देखकर गुस्सा आ गया और वह दूसरा ऑर्डर दिया, आगे बढ़ो और बस बढ़ते रहो। हाँ, इस बार उसने खुद टीम को लीड किया था। इस बार भूत राजा आर्या पार के मूड में लग रहा था। उसने एक दिन इस पर सोचा था और आखिरकार समझ गया, एक बार मॉर्टल प्रिजन को खत्म करने के बाद वह वापस नहीं आएगा। इसलिए उसने मॉर्टल प्रिजन को खत्म करने के बाद वेस्टर्न वाइल्डरनेस आइलैंड पर खुद को तैनात करने का प्लान बनाया था। जीत के बाद यह उसका इलाका होगा। इसके तुरंत बाद वह बड़े भूतों के नीचे छिप गया और उसकी आड़ में उत्तर में एक और इलाके येलो स्प्रिंग सी में चुपके से चला गया। इसके तुरंत बाद तट पर एक डिफेंसिव लाइन धुंधली सी दिखाई दी। वह येलो स्प्रिंग सी कोस्टल डिफेंस लाइन थी। फिर उसने कहा, अब मेरे लिए कुछ मजेदार करने का समय है। घोस्ट किंग ने दूर नीचे डिफेंस लाइन को देखा। उसकी आंखों में खुशी की एक अलग ही झलक नजर आ रही थी, क्योंकि उसने आज से पहले किसी भी डिफेंसिव लाइन को नहीं तोड़ा था। वह आगे की लाइनों को तोड़ नहीं सकता था और वह सेकेंडरी लाइनों में भी नहीं जाएगा। उसने कभी नहीं जाना था कि डिफेंसिव लाइन को तोड़ने में कैसा लगता है। आज वह इसे खुद से महसूस कर सकता था। अगले ही पल घोस्ट किंग लहरों पर सवार होकर दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। बड़ी बड़ी लहरें उठी, अनगिनत घोस्ट लाइन को ले गई जो डिफेंसिव लाइन पर जोर से गिरी, जिससे हर जगह पानी फैल गया। लेकिन जब तक घोस्ट किंग डिफेंसिव लाइन तक नहीं पहुंचा, एक भी टैरेट ने गोली नहीं चलाई। पूरी डिफेंसिव लाइन खाली थी, यहाँ तक कि टैरेट भी मानो हटा दिए गए थे। घोस्ट किंग ने चारों तरफ देखा। वो थोड़ा हैरान था क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। दरअसल यह एक छोड़ी गई डिफेंसिव लाइन थी। गिरने के बाद से इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। हालांकि उसने लाइन पर धावा बोला था, लेकिन उससे लड़ने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ खोने का दुख नहीं हुआ। खैर, अब उसकी नजर येलो स्प्रिंग पास की दिशा की ओर टिकी हुई थी। वहाँ एक और डिफेंसिव लाइन थी। वहाँ निश्चित रूप से बहुत लोग थे। इस लाइन को तोड़ना भी वैसा ही होता। भूतों का एक बड़ा झुंड लाइन को पार करके येलो स्प्रिंग इलाके में अंदर तक घुस गया। बिना किसी हिचकिचाहट के येलो स्प्रिंग गॉर्ड्स की ओर बढ़ रहा था। अगर उन्होंने आसपास के शहरों की जांच की होती तो उन्हें पता चलता कि न केवल डिफेंसिव लाइनें बल्कि शहर के अंदर के लोगों को भी निकाल लिया गया था। यह खबर मिलने पर कि कोई फैनियों पर हमला कर सकता है, इसलिए इटर्नल लाइट पैलेस ने वांगकोन के तटीय बचाव को खाली करा लिया। वहीं दूसरी ओर फैनियों के वांगकोन क्षेत्र के शहरों से सभी नागरिकों को निकाल लिया गया था। इस समय वांगकोन क्षेत्र लगभग सुनसान सा लग रहा था। जैसे ही भूतों का ज्वार आया, सिग्नल टावर के माध्यम से चेन फैन को तुरंत मैसेज दिए गए। भूतियों का ज्वार वांगकोन को चपेट में ले रहा है। मैदान और पहाड़ों में फैल रहा था। संख्या बहुत बड़ी थी। चेन फैन जो पहले ही फैनियों की 7वीं रक्षा पंक्ति को लगभग पूरा कर चुका था, शहर की दीवार पर आराम कर रहा था। यह समाचार प्राप्त करने पर वह मुस्कुराया
और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आदमियों को फानियो हाई स्पीड रेल पर ले गया। अंधेरे में फानियो हुआंगकॉन को बचाव की ओर तेजी से बढ़ रहा था। वह काफी तेजी से भागा। अंत में वे वहां पहुंच ही गए। इसके साथ ही उन्होंने संचार ताबीज का उपयोग करते हुए फानियो हुआंगकॉन को रक्षा पंक्ति पर घर परिवार द्वारा छोड़े गए गुप्त सदस्यों से जल्दी से संपर्क किया। सीधे आदेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें केवल वांग लाओ के भाव, निपटने के तरीके और निर्णयों को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता थी। फानियो हुआंगकॉन को रक्षा पंक्ति का जिम्मेदारी संभालने के बाद से यह वांग लाओ का भूत के घोंसले के हमले का पहला सामना था। डिफेंस लाइन वहां थी और आम घोस्ट नेस्ट उसे तोड़ नहीं सकते थे। इस समय फानियो हुआंगकॉन को डिफेंस लाइन की 200 मीटर ऊंची शहर की दीवार पर तेज रोशनी चमक रही थी, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि घोस्ट नेस्ट का हमला होने वाला है। घोस्ट नेस्ट का यह ग्रुप तो फ्रंट लाइन से चुपके से अंदर आ गया था। हालांकि उन्हें थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन दुश्मनों की संख्या और ताकत उन घोस्ट नेस्ट से बिल्कुल अलग थी, जिसका सामना वे आमतौर पर इससे पहले बारिश के मौसम में करते थे। यह घोस्ट क्लैन का सही व्यवहार था। फानियो के बहुत सारे सदस्य लगातार शहर की दीवार पर घूम रहे थे और देखते ही देखते वहां तनावपूर्ण माहौल बन गया। सबसे अच्छी तैयारी के बावजूद भी एक खतरनाक दुश्मन का सामना करने में घबराहट तो होती ही है। डार्क ग्रिड का एक सदस्य जो परछाई में छिपा था, एल्डर वांग की हरकतों पर नजर रख रहा था, चुपचाप उसके कामों पर ध्यान दे रहा था। उसकी मानसिक ताकत काफी मजबूत थी और वह इमोशनली काफी ज्यादा स्टेबल दिख रहा था। क्यूहे वांग परिवार के पुराने मुखिया एल्डर वांग शहर की दीवार के किनारे खड़े थे, अपनी तलवार अपने कपड़ों में डाले हुए थे। उन्होंने अभी अभी अपने मालिक के द्वारा दिए गए निर्देशों को पढ़ना खत्म किया था, जो फानियो के येलो स्प्रिंग पास की सुरक्षा के बारे में था। उस लैंड के बारे में पूरी जानकारी। इस समय उनके चेहरे के एक्सप्रेशन में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं था। उन्होंने अपना पहचान का निशान दिखाया। यह इंचार्ज व्यक्ति का निशान था, जिससे इस सुरक्षा लाइन के लिए लगभग सारी अथॉरिटी थी। अगले ही पल फानियो के येलो स्प्रिंग के एंट्रेंस पर 200 मीटर ऊंची और 27 किलोमीटर लंबी सुरक्षा लाइन तेजी से कम होने लगी। पहले 150 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर 80 मीटर, फिर 50 मीटर तक, और लगातार कम होती गई। तभी ओल्ड वांग की गर्दन में अचानक एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। छिपे हुए सदस्य जो परछाई में छिपा हुआ था, पहली बार पेवेलियन मास्टर के ऑर्डर नहीं माने। परछाई से बाहर निकला और ओल्ड वांग की गर्दन पर खंजर रखा और पेवेलियन मास्टर से कांटेक्ट करने के लिए अपने कपड़े से एक कम्युनिकेशन तावीज निकाला। मास्टर, मैं आया और एल्डर वांग को रोक दिया। एल्डर वांग गद्दार हो सकता है। वह डिफेंसिव लाइन को नीचे कर रहा था। अब डिफेंसिव लाइन सिर्फ 50 मीटर ऊंची है। अगर मैंने उसे रोका नहीं होता तो वह और भी नीचे होती रहती। फिर जल्दी कम्युनिकेशन तावीज से 100 क्यू की आवाज आई। तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, उसे इसे नीचे करते रहने दो। ठीक है। छिपे हुए सदस्य ने दांत पीसकर अपना खंजर हटाया और साइड होकर परछाई में लौट आया। एल्डर वांग शहर की दीवार पर खड़े होकर अपने बगल की परछाई को देखा, फिर अपना आइडेंटिटी टोकन उठाया और डिफेंसिव लाइन को तब तक नीचे करता रहा जब तक कि वह सिर्फ 30 मीटर की न हो गई। पहले की शानदार डिफेंसिव लाइन अब आम लेवल 6 की डिफेंसिव लाइन से अलग नहीं दिख रही थी। दूरी 30 मीटर है। फिर उसने एक कम्युनिकेशन तावीज निकाला और चेन फैन से कांटेक्ट किया। मास्टर, उसने कहा, मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यह घोस्टाइड फ्रंट लाइन से तस्करी करके आया है। यह एक इंटेलिजेंट घोस्टाइड है। अगर वे देखेंगे कि डिफेंस लाइन लेवल 10 की है तो वे शायद अटैक नहीं करेंगे। यह घोस्टाइड काफी मजबूत है और कई अच्छी चीजें भी गिरा सकती है, इसलिए उन्हें जाने देना अच्छा नहीं है। यह स्वर्ग की मर्जी के खिलाफ है। सबसे पहले लेवल 6 की डिफेंस लाइन को छिपाने के लिए इस्तेमाल करे। एक बार रेंज में आने के बाद तुरंत फायर करे। कम्युनिकेशन तावीज में जेड मास्टर की हंसी थी। आप जेड एम्परर स्प्रिंग डिफेंस लाइन की इंचार्ज है, आप ये फैसला खुद ले सकते हैं। यह साफ था कि जेड मास्टर काफी खुश थे। ओल्ड वांग की आंखों में खुशी की मुस्कान आ गई। उन्होंने अब अपने पीछे कोने की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। आखिरकार वे पहुंच गए। घोस्ट किंग जो भूतों की एक बड़ी टुकड़ी को लीड कर रहा था, दूर येलो स्प्रिंग गेट की डिफेंस लाइन देखकर मुस्कुराया। 30 मीटर ऊंची दीवार एक लेवल 6 की डिफेंस लाइन दिखाई दे रही थी, जिस पर बहुत से लोग दौड़ रहे थे। उसने कहा, चलो इस लाइन से शुरू करते हैं। ध्यान से सुनो, फानियो के पास बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर वाली लंबी दूरी की सपोर्ट का तरीका है, लेकिन ऐसा करने में उसे समय लगता है। हमारी ताकत से लेवल 6 की डिफेंस लाइन को तोड़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगी। फिर वह लाइन तोड़ने के तुरंत बाद तितर बितर हो गया और फिर से इकट्ठा हो गया। उसका प्लान एकदम सही था। आखिर उसने इंसानों की मिलिट्री स्ट्रेटेजी की पढ़ाई जो की थी, वह जानता था कि इसका क्या मतलब है कि मार्शल आर्ट में स्पीड ही सबसे बड़ा हथियार है। सबसे अच्छे प्लान में भी कमियां होती है, लेकिन सिर्फ स्पीड ही उन सभी चीजों को ठीक कर सकती है। उसे बस एक ही बात हैरान कर रही थी कि इटर्नल नाइट पैलेस इतना शानदार हो गया था कि उसके सामने डिफेंस लाइन की दीवारें एक ही जैसे भूत के खून के पैटर्न से ढकी हुई थी। यह सच में शानदार था, क्योंकि इस दीवार को नुकसान पहुंचाना इतना इजी भी नहीं था। अगले ही पल बदबूदार धुएं से निकलते हुए एक भूत अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए घोस्ट फायर की रेंज में घुस गया। उसके तुरंत बाद और भी भूत घोस्ट फायर की रेंज में ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़े और उसके पास आ गए। येलो स्प्रिंग गेट डिफेंस लाइन की ब्रीडिंग करते हुए काले बादल नीचे दब गए,
जिससे जेट जैसा धुंध बन गया। हवा में एक निराशा फैली हुई थी, लगभग दम घुटने जैसा एहसास चारों तरफ फैल गया था। दर्जनों बड़े बड़े भूत बड़े बड़े हथौड़े लिए डिफेंस लाइन की ओर बढ़े और कई छोटे भूत उनके पैरों तले कुचले भी गए। वहीं दूसरी तरफ घोस्ट किंग हवा में तैरता हुआ बस ठंडी सांसें ले रहा था। उसके हाथ में धीरे धीरे एक डरावनी हरी धुंध का गोला जम गया। फिर उसने उसे धीरे से उठाया और गुस्से से डिफेंस लाइन की ओर फेंक दिया। लेकिन उसी पल उसने देखा कि उसकी पूरी ताकत से किया गया हमला, डरावनी हरी धुंध का गोला शहर की दीवार से टकराकर हवा में बिखर गई और शहर की दीवार को मानो कुछ हुआ ही न हो। आखिरकार यह क्या हो रहा था? खुद को महान बताने वाला घोस्ट किंग अचानक जम गया। फिर कुछ निराशा के साथ एक और डरावनी हरी धुंध का एक और गोला फेंका। फिर से यह गोला उस दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। फिर वह सोचने लगा, क्या यह कोई खास अपग्रेड पाथ हो सकता है जो दूर से किए जाने वाले हमलों से इम्यूनिटी देता है? फिर घोस्ट किंग ने भौहें चढ़ाई और मोटे तौर पर अंदाजा लगाया कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, उसने अपना सिर हिलाया और अपने कपड़ों से एक बड़ी तलवार निकाली और फिर जोर से दहाड़ा और खुद डिफेंसिव लाइन की ओर चार्ज को लीड किया। इस बार वह इटर्नल नाइट के पश्चिमी हिस्से में चार्ज को लीड करेगा। ज्वानवू नंबर 1 फ्रंट लाइन पर उसने कभी चार्ज को लीड नहीं किया, यह जानते हुए कि वह मर जाएगा। वह यहाँ पे अपनी ताकत दिखाना चाहता था। फानियो हुआंगकोन को डिफेंस लाइन पर क्या इसकी इजाजत नहीं थी? फिर बूढ़े वांग ने एक बड़े भूत को तलवार लिए गुस्से से दहाड़ते देखा। एक बोलने वाला भूत। आसपास के भूतिया झुंड को देखकर वे साफ तौर पर इस भूत से डरे हुए थे। बूढ़े वांग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। यह साफ तौर पर एक ताकतवर भूत था। अब जाल को बंद करने का समय आ गया था। इस समय भूतों के झुंड को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कई बड़े भूत शहर की दीवार की ओर दौड़े उसे तोड़ने के लिए। उसने अपने हथौड़े घुमाए लेकिन दीवार बिल्कुल भी नहीं हिली। ऐसा लग रहा था कि मानो वे आसमान को तोड़ रहे हैं। कवच चट्टान की तरह मजबूत था, बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं था। उन्हें तो यह लगता था कि यह तो लेवल 6 की डिफेंस लाइन है, तो आखिर यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तो देख रहे हो दोस्तों कैसे भूत को पागल बनाया जा रहा है और हाई लेवल की दीवार की ऊंचाई को छोटा करके कम लेवल का दिखाया जा रहा है। लेकिन इनको कौन बताए कि यह दिखता बस लेवल 6 का है, लेकिन इसका असली लेवल तो कुछ और ही है। खैर, घोस्ट किंग ने अपने एक बड़े भूत को डिफेंसिव लाइन पर बार बार हथौड़ा घुमाते देखा, फिर भी लाइन पूरी तरह से हिली नहीं। उसकी पलकें जोर से फड़कने लगी और उसे गहरी बेचैनी महसूस होने लगी। उसने अपना हमला रोक दिया और तेजी से पीछे हट गया। उसे लगा कि शायद इस डिफेंसिव लाइन में एक बहुत ही रेयर अपग्रेड पाथ था जो दूर से किए जाने वाले हमलों के साथ साथ हाथापाई और नजदीक से करने वाले हमलों से भी इम्यून था। अब यकीन मानो सीन कुछ ऐसा था कि भूत राजा अपना सिर उस दीवार पे पीटना भी चालू करेगा ना, तो एक समय बाद वो भूत राजा का टिकट कट जाएगा, लेकिन उस दीवार को शायद खरोच भी नहीं आएगी। भूत राजा वही सोच रहा था कि एक लेवल 6 की डिफेंसिव लाइन एक बड़े भूत के हथौड़े के वार को बिना लड़खड़ाए कैसे झेल सकती है। फिर अगले ही पल डिफेंसिव लाइन तेजी से ऊपर उठने लगी, जब तक कि वह 200 मीटर की ऊंचाई तक नहीं पहुंच गई। और उसी समय डिफेंसिव लाइन से तैनात 1350 दिव्य तोपों ने आखिरकार अपना फुल स्केल हमला शुरू कर दिया। गहरे लाल रंग के गोले लगातार भूतिया झुंड का डीजे बजाना शुरू कर दिए, वो भी फुल वॉल्यूम और हाई बेस के साथ। फिर अगले ही पल भिनभिनाते हुए जेड येलो स्प्रिंग डिफेंसिव लाइन की सतह पर 1024 पुरानी ईंटें दिव्य रूप से रोशन हो गई। हर एक से नीली रोशनी की एक किरण निकल रही थी। फिर वह रोशनी की किरण तेजी से हवा में एक विशालकार भयंकर नीले ज्वानवू में बदल गई। जैसे ही यह ज्वानवू उतरा, उसने अपना टारगेट लॉक कर लिया कि इस लाल चमगादड़ को उल्टा लटका लटका के मारना है और सीधे उस पर हमला करना शुरू कर दिया। एक लेवल 10 की डिफेंसिव लाइन घोस्ट किंग इटर्नल नाइट की गहराइयों में तेजी से भागता हुआ अपने पीछे की डिफेंसिव लाइन को देख रहा था। उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया था। एक ऐसा डिफेंसिव लाइन जो मेन फ्रंट लाइन भी नहीं थी, इनफैक्ट एक सेकेंडरी डिफेंसिव लाइन भी नहीं थी। असल में यह तो बस ऐसे ही एक लेवल 10 की दीवार थी। तभी उसे समझ आया कि इटर्नल नाइट पैलेस पक्का ऐसा कुछ तो नहीं करेगा। अगर उसका शक सही था तो पक्का फैनियो ऐसा कुछ करामती काम कर सकता है। फिर अगले ही पल घोस्ट किंग पागलों जैसा व्यवहार करने लगा। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि फैनियो पूरी तरह से पागल हो गया है। सभी सैनिक मेरी बात सुनो, पीछे हटो, बस पीछे हटो, नहीं तो आज तुम्हारा बैगन भरता बनना पक्का है। घोस्ट किंग इटर्नल लाइट की तरफ बढ़ते हुए गरज कर ऑर्डर दिया, पहले पीछे हटो, यहाँ से निकल जाओ। उसने उसका पीछा करते हुए नीले जानू पर हमला करते हुए यह ऑर्डर दिया। आई होप दोस्तों आप लोग का आज का ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा। एंड दोस्तों अगले एपिसोड में और भी ज्यादा तहलका मचने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों घोस्ट किंग फाइनल बैटल में उतर चुका है एंड आगे तो भाई भयंकर तबाही होने वाली है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगला एपिसोड आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्द लाऊं। तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। एंड हाँ दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो ऑडियंस नहीं है तो वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ध्यान से जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का आप लोग के पास नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। और हाँ, मैंने जो स्टार्टिंग में सवाल पूछा था आप लोगों से कि आप लोग एनिमे के अलावा और क्या क्या देखते हैं,
लाइक मूवीज, वेब सीरीज, क्या कुछ देखना पसंद करते हैं? या आप लोग बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, आई मीन किस टाइप की फिल्में देखना पसंद करते हैं? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप सब अभी तक हमारे साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो सारे के लिंक पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए, क्योंकि हम सभी हर जगह एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो इन फ्यूचर हमारे लिए ही अच्छा होगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब मिल जाएगा। एंड तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।